Hello dear students, welcome in the next video session of history class 9 chapter number 7, the medieval India. In the previous video session we have talked about the prominent rulers of the Chola dynasty, and in this video session we are going to talk about the Chola polity. Chola polity के बारे में डिस्कस करेंगे. तो today's topic is the Chola polity. Chola polity means what kind of political system was there during the region of Cholas. Cholas के region में political system क्या था? तो if we will talk about the political system of Cholas, so Cholas were first dynasty who tried to bring the entire South India under a common rule. Cholas एक ऐसी first dynasty थी जिन्होंने कोशिश की who tried to bring whole South India, जितना भी नीचे वाला South Indian part है, जो B shape का part है नीचे इंडिया का, अगर मैप देखें तो they tried to bring the entire South India under a common rule, and to great extent they were successful in their efforts. और काफी हद तक वो अपने इन efforts में कामयाब भी रहे, सफल भी रहे. तो under the Chola polity the first head was administrative machinery. Administrative machinery means what kind of administration was there during the Cholas. Cholas के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था? तो Cholas के टाइम में भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेम था एज बाकी एम्पायर्स के बारे में, जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है. मौर्यन एम्पायर, डिफरेंट एम्पायर्स के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप भी वेरी नोन हो सब चीज़ों के बारे में. तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था Cholas का भी ऑलमोस्ट उनसे मिलता जुलता था. ठीक है. सो एट द टॉप लेवल देयर वाज अ किंग, टॉप अथॉरिटी लाइज विद किंग. तो टॉप अथॉरिटी पे कौन होता था? वो राजा होता था, एंड ही एंजॉयड द हाईएस्ट पोजीशन ड्यूरिंग द किंगडम in his kingdom, and king was the supreme commander of the armed forces. उसकी जो सैनिक शक्ति होती थी उनका वो सुप्रीम कमांडर होता था, and he was a benevolent and dictator. तो चोला किंग्स की बात करें तो चोला किंग्स जो थे benevolent रूलर थे. benevolent means एक काइंड टाइप के रूलर थे, बट they were dictator as well, and they enjoyed many powers and many privileges. तो उनके पास बहुत सारे विशेष अधिकार, privileges means विशेष अधिकार उनके पास होते थे, and they enjoyed many powers as well, and all the important officers, जितने भी important officers होते थे they all were appointed by the king. तो जितने भी important officers हैं these that all were appointed by king. and जो what was the main task of the king, तो राजा का मेन काम क्या होता था? एक तो यही हो गया, मैंने भी बताया आपको कि he appoint all the important officers, जितने भी important officials होते थे that all were appointed by king. and secondly he issued the oral orders, oral commands to the officers. अपने ऑफिसर्स को ओरली ऑर्डर देना, उनको कमांड्स देना. तो ये सब काम भी किसका होता था? ये सब काम भी राजा का होता था. सच ऑर्डर्स वर रिकॉर्डेड इन अ ग्रेट डिटेल. और जो ऑर्डर्स इशू किए जाते थे बाय द किंग, दैट ऑर्डर्स वर रिकॉर्डेड, दैट ऑर्डर्स, दैट डिटेल्स वर रिकॉर्डेड बाय द किंग्स, बाय द इंस्क्रिप्टर्स. इंस्क्रिप्टर जो होते थे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू उनको रिकॉर्ड करते थे ऑन द वॉल, ऑन द टेम्पल्स ऑफ वॉल्स. इस टाइप से जो थे उनके जो ऑर्डर्स थे वो रिकॉर्ड किए जाते थे, यूजुअली ऑन द टेम्पल वॉल्स के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते थे. जो टेम्पल्स की वॉल्स होती थी ना, मंदिरों की दीवारों के ऊपर. एंड पावरफुल ब्यूरोक्रेसी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर देयर टू असिस्ट द किंग. राजा को असिस्ट करने के लिए, राजा की हेल्प करने के लिए देयर वर अ पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे. They all assisted the king, they all helped the king in decision making, they all helped the king in performing his tasks. तो इस टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में मेन क्या आ गया? टॉप लेवल पे राजा की पोजीशन आ गई, आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आ गए, ब्यूरोक्रेसी के लोग आ गए. क्लियर है? नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मतलब व्हाट वाज द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय देम टू डिवाइड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे पिछले एम्पायर्स की बात की है हमने। तो फुल द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। इसको हम कंपैरिजन के तौर पर अगर बात करें, अगर इंडिया को साथ में लेकर चले, करंट इंडिया को साथ में लेकर चले, तो इसको कंपैरेटिव करके चले तो जैसे पूरा का पूरा इंडिया है, इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेट्स इन द सेम वे होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। इसको कंपैरेटिवली देखते हैं हम लोग। एक साइड पे आपका इंडिया लिख लिया हमने, इस साइड पे आ गया आपका चोला एम्पायर, ठीक है। तो चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। उसी टाइप से जैसे इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। क्लियर है? प्रोविंसेस का मतलब एक टाइप से स्टेट्स ही हो गया, ठीक है। एट द अगर बात करें इसके डिवाइडेशन की, तो एट द टॉप लेवल वाज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मींस चोला एम्पायर, आफ्टर दैट इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस दीज प्रोविंसेस वर कॉल्ड मेडालम्स। इन प्रोविंसेस को क्या बोला जाता है? मेडालम्स। जस्ट नेम में कुछ फर्क है, डिफरेंट एम्पायर्स में इनके नेम्स जो है प्रोविंसेस को उनको थोड़ा डिफरेंशिएशन हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ऑलमोस्ट क्राइटेरिया फॉलोड बाय ऑल द एम्पायर्स वाज सेम, ठीक है। सो द प्रोविंसेस वर नोन एज मेडालम्स, उनको मेडालम्स कहा जाता है। द प्रोविंसेस वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कॉटम्स। प्रोविंसेस जो हैं वो किस में डिवाइडेड हैं? कॉटम्स में। जैसे स्टेट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो कॉटम्स क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। क्लियर है? प्रोविंसेस स्टेट लेवल हो गया, कॉटम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। क्लियर है बच्चे? Provinces were divided into cottons and the cottons were further divided into purams. Sorry, nadus. Cottons were further divided into nadus as districts were further divided into blocks. जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है आगे, वैसे ही कॉटम्स को किस में डिवाइड किया गया है? नाडूज में डिवाइड किया गया है। क्लियर है बच्चे? And next the nadus were divided into purams. जैसे ब्लॉक्स जो है वो आगे विलेजेस या सिटीज में डिवाइडेड है। क्लियर है? So कॉटम नाडूज वर डिवाइडेड इनटू purams। purams का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। उसके बाद purams जो है उसको ग्रुप ऑफ विलेजेस बोला जाता है। नेक्स्ट है, अगर सिंगल विलेज की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रामम। ग्रामम। क्लियर है? दिस वाज द डिवीजन ऑफ द चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर का जो डिवीजन सिस्टम था वो ये था, प्रोविंसेस, कॉटम्स, नाडूस, पुराम्स एंड ग्रामम। इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, districts are further divided into blocks and blocks are further divided into villages and cities. क्लियर हो गया बच्चे? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। नेक्स्ट इसका है रेवेन्यू सिस्टम। Revenue system followed by the cholas. तो revenue officials, revenue was the main source of income for the cholas. सभी empires की जो main source of income रहा है वो revenue ही रहा है। In the same way, revenue was the main source of income for the cholas and the revenue officials were responsible for the tax collection. For the collection of revenue, for the collection of tax, the Chola rulers appointed the revenue officers, and they were responsible for the collection of the taxes. And the Chola government was very mindful of the need for the fair and accurate collection. तो चोला रूलर जो थे वो बहुत ही समझदार थे, माइंडफुल थे कि
जो कलेक्शन है इनकी रेवेन्यू की कलेक्शन फेयर होनी चाहिए. द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू शुड बी फेयर एंड एक्यूरेट एंड फॉर दिस दे हैव कैटेगराइज द लैंड ऑल्सो. लैंड की कैटेगरी को अकॉर्डिंग टू द लैंड कैटेगरी रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड. ठीक है. सो कलेक्शन ऑफ टैक्स जो था दैट शुड बी एक्यूरेट एंड फेयर. दैट वाज टेकन केयर बाय द चोला किंग्स. ठीक है. एंड द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वर नॉट मैनुअल. जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे, रेवेन्यू का रिकॉर्ड किया जाता था, दैट वाज नॉट मैनुअल. मैनुअल मींस उसको ऐसे नहीं कि याद रख लिया, उसको प्रॉपर्ली लिख कर रिकॉर्ड किया जाता था. दैट वाज नॉट मैनुअल बट केयरफुली मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स. ठीक है. लैंड राइट्स के रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए जाते थे. कंप्लीट एंड जो था एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे. सर्वे किया जाता था, लैंड की क्वालिटी को देखा जाता था, रेवेन्यू को मतलब रेवेन्यू का जो रेट डिसाइड करने के लिए. So this was the revenue system adopted by the Chola kings. Clear है? The duties of revenue officials included many other spheres. तो revenue officers की duties की अगर बात करें तो नंबर 1 तो क्या होगा इसमें? टैक्स कलेक्शन नंबर 2. ठीक है. तो नंबर 2, in spite of the collection of tax, other duties they have to perform. उसमें नंबर 1 नेक्स्ट आ गया आपका. They also regulated the receipts and expenditure of the temples. तो क्या हो गया? Regulate receipts and expenditure of temples. तो जो मंदिरों में मतलब मंदिरों की क्या कमाई है, क्या रिसीप्ट है, क्या इनकम है, मंदिरों के जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें कितना आता है पैसा और उसका एक्सपेंडिचर क्या है, उसका प्रॉपर उसको रेगुलेट करना, उसका रिकॉर्ड रखना. दैट वाज आल्सो द ड्यूटी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स. क्लियर है. एंड दे वर आल्सो सीइंग द परचेज लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज असेंबलीज. विलेज असेंबलीज किस लैंड को परचेज कर रही हैं उसका जो हिसाब किताब रखना. दैट वाज आल्सो अंडर द रेवेन्यू ऑफिसर्स. एंड दे टेस्टेड द सर्टिफिकेट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, attestation of certificates and important documents. That was also the task of the revenue officers. Clear है. तो जितने भी important documents थे उनको attestation करना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको सर्टिफाई करना. दैट टास्क आल्सो केम अंडर द रेवेन्यू ऑफिसर्स. क्लियर है. तो इस टाइप से रेवेन्यू ऑफिसर्स का काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स को कलेक्ट करना ही नहीं था बल्कि कुछ और जो टास्क थे वो भी उनको परफॉर्म करने पड़े. नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? रिमार्केबल फीचर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज द एक्सेप्शनल एफिशिएंसी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज लेवल पर ग्राम सभा बनी होती थी. देयर वर ग्राम सभा एट द लेवल ऑफ विलेजेस एंड दीज असेंबलीज एंजॉयड फुल पावर्स. जो ग्राम सभा होती थी दे एंजॉयड फुल पावर्स. इनके पास पूरे के पूरे अधिकार होते थे. एंड दे ऑल द विलेज लेवल अफेयर्स वर सेटल्ड बाय द ग्राम सभा. विलेज लेवल का जो हेड होता था दैट he or she look after all the affairs at the village level and all the disputes were settled by him at the village level. He got full powers from the king. तो राजा की तरफ से इसको full powers जो थी वो दी जाती थी. क्लियर है. And the village assemblies administrated justice within the village except the cases involving serious crimes. तो सीरियस क्राइम्स के जो केसेस होते थे उनको छोड़कर जितने नॉमिनल केसेस होते थे दैट ऑल वर लुक्ड आफ्टर बाय द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर है. दिस वाज द सिस्टम ऑफ विलेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोलास. and in spite of this settle the disputes and look after the cases. They regulated the water supply also at the village level. village level के ऊपर water supply को regulate करना, विलेज लेवल के टैक्सेस कलेक्ट करना, गैदर द टैक्सेस एट द विलेज लेवल.
clear, and administrated all the charitable institutions जो है विलेज लेवल के ऊपर, such as temples हो गए, schools है ना etc. and they could sell or donate the village land को वो सेल भी कर सकते थे, उसको डोनेट भी कर सकते थे for the religious purposes. Clear? So these all the tasks came under the village administration, and village administration got full powers from the king side. Clear है? This was the village administration during the Chola period. Next last topic है आज की वीडियो का, that was military organization. Military organization. तो सेना का संगठन कैसे किया जाता था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सैनिक शक्ति को वो कैसे देखते थे. द चोलास gave special attention to the military organization. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की और वो विशेष ध्यान देते थे. ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर फॉर द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू. सुरक्षा के लिए भी मिलिट्री काम आएगी. अगर टेरिटरीज को एक्सपेंड करना है, अपने एरियाज को एक्सपेंड करना है, देन ऑल्सो मिलिट्री नीडेड. सो दे टेक स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द मिलिट्री. द चोलास हैड अ लार्ज आर्मी उनके पास होती थी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री. एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री. तो ये 3 यूनिट्स बच्चे थी उसकी, मिलिट्री की 3 यूनिट्स थी. These were the 3 organs of the army, elephants, cavalry and infantry. तो 3 यूनिट्स बनी हुई थी. नायक, सेनापति और महादंड नायक. तो 3 टाइप के ऑफिशियल्स थे, 3 टाइप के मेन डेजिग्नेशन थे एट दैट टाइम इन द मिलिट्री. नायक, सेनापति, महादंड और नायक हो गया सेनापति नंबर 1 पे, नायक नंबर 2 सेनापति एंड नंबर 3 महादंड नायक. So these 3 were the high officials of the Chola army. तो चोला आर्मी के ये हाई ऑफिशियल्स थे. मोस्ट ऑफ द किंग्स केप्ट पर्सनल बॉडीगार्ड्स. तो मिलिट्री के बात करें तो जो राजा लोग होते थे, दे केप्ट देयर पर्सनल बॉडीगार्ड्स, जिनको क्या बोला जाता था, विलायकारास. जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स वो रखते थे उनको विलायकारास बोलते थे. अरेबियन हॉर्सेस ऑफ गुड ब्रीड. तो गुड क्वालिटी के अरेबियन हॉर्सेस को भी रखा जाता था. अरेबियन हॉर्सेस ऑफ गुड ब्रीड वर इम्पोर्टेड इन लार्ज स्केल. तो इम्पोर्ट किया जाता था उनको लार्ज स्केल के ऊपर, एंड दे वर केप्ट इन द आर्मी में उनको रखा जाता था. सो दैट द कैवलरी देयर आर्मी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन दिस वे चोलास हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी पावर एज वेल. तो नेवी जो जल सेना है, नेवी आर्मी मीन्स जल सेना. तो जो उनकी नेवी सिस्टम था, naval system that was also very proper, very good, which helped them in conquering number of places. तो जल सेना के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को जीता भी. and the Cholas had established their domination on the Malabar and Coromandel coast. तो इस टाइप से with the help of strong army they made their domination on the Malabar as well as the Coromandel coast and the entire Bay of Bengal. तो पूरा का पूरा जो Bay of Bengal है, कोरोमंडल कोस्ट एंड मालाबार साइड के ऊपर पूरा का पूरा जो उनका कंट्रोल था, उनकी डोमिनेशन जो थी वो बन गई थी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी, विद द हेल्प ऑफ पावरफुल आर्मी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इन दिस वीडियो सेशन वी हैव जस्ट डिस्कस द चोला पॉलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? In the next video session, we will discuss about the Chola society and culture. So watch the video up to the end properly and try to understand these all the concepts. Thanks and have a nice day.